नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एसडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, जो आपकी मैथ की क्लास है जिसकी संख्याओं पर संक्रिया का पाठ 3 को आज बिना देर किए शुरू करते हैं। आज पढ़ाएंगे हम दोस्तों भाग विधि। दोस्तों, जो हमारा भाग होता है जिसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं। जो नीचे शेष बचता है यहाँ, वो अपना शेषफल होता है। तो हम जब भाज्य इसका मान निकालेंगे तो भाज्य बराबर होता है अपना भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। दोस्तों, ये सवाल कई तरह से बनता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं कि किसी संख्या को बारह से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। जब भी दोस्तों भाजक दिया हो और शेषफल दिया हो, भागफल ना दिया हो, तो जो हम भाज्य निकालते हैं उसके लिए हम भाजक और शेषफल को जोड़ देते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या में जब शेषफल बचेगा तो कम से कम एक बार तो भाग गया ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम बताते हैं या बोल रहे हैं कि हम जब भाज्य निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आपका होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस सवाल में आपको भागफल नहीं दिया हुआ है, लेकिन भाजक दिया है। 12 से भाग देने पर कम से कम एक बार तो भाग गया ही होगा, प्लस शेषफल 5 बचता है। तो 12 करना 12 और 5 70 है। इसीलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक यही होगी तो आपका भाज्य 70 आएगा। जब आपको भाजक दिया हो और शेषफल दिया हो, भागफल ना दिया हो और आपसे भाज्य पूछा जाए तो भागफल और शेषफल को जोड़ देते हैं। इसे हम यूँ भी बोल सकते थे, भाज्य बराबर 12 और 5। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल होता है आपका। दोस्तों, आपका ये सवाल है, इस सवाल में बोला गया है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 7 बचता है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखने की बात है कि किसी भी संख्या को भाग देने पर जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से बराबर तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, हमेशा शेषफल भाजक से कम रहता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा ही होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन भागफल भाजक से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है
और बड़ा भी हो सकता है। भागफल बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। किसके? भाजक की। इन दोनों बातों को हमेशा याद रखना कि जो भाजक होता है वह शेषफल से हमेशा बड़ा ही होता है या शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है, लेकिन भागफल भाजक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर आधारित एक सवाल है जिसमें किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपको इसमें क्या पूछा है? किसी संख्या को, अब वो संख्या क्या होगी कि जिससे हम 9 से भाग दें और भागफल 9 हो और शेषफल 7 हो, यानी उसने हमसे भाज्य पूछा है जिसमें भाजक कितना होगा। 9 से भाग दिया है ना, तो भाजक कितना होगा 9, भागफल कितना आ रहा है 9 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 7। तो 99 81 और 7 88। इसका आंसर ये होगा। एक और टाइप होता है, उस टाइप को हम अभी बताते हैं वो टाइप कैसा होता है। तो दोस्तों टाइप 2 भाग के नियम में एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ लिखेंगे भाजक और यहाँ लिखेंगे शेषफल। तो आपका निकलेगा यहाँ भाज्य। और उसने बोला है किसी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं। ये क्या है? शेषफल। तो इनमें भाजक तो ये हो गए और शेषफल ये हो गए। 4, 5, 6, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है कि ये जो है नीचे कम से कम एक बार लिखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसे ऐड करो। 6 एकन 6 और 4 10। यही तरीका यहाँ होगा। 5 ढाई 50 प्लस 3 53, 4 12, 4 पन्ना 20 और 1 21, यानी कि 212 और 2 214। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 214 होगी, जिसे 4 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा और 6 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए, आप चेक करके देखते हैं। 4 पन्ना 20 बचा 1, 4 × 12, 2 बच्चे शेषफल। 5 से भाग देंगे तो 5 ढाई 50, 3 शेषफल बचा। 6 से भाग देंगे, 6 एकन 6, 4 शेषफल बचा। तो ऐसे सवालों को हल इस तरीक़ा से किया जाता है। अब आपका तीसरा टाइप का सवाल और होता है, जिसमें अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब आपको सवाल दिया है किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंड 5, 9, 13 से क्रमगत विभक्त किया तथा क्रमशः
4 और 8 और 12 को शेषफल प्राप्त किया। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या होता। ठीक है दोस्तों, एक संख्या होगी, वो पता नहीं क्या होगी, उसने 585 से भाग देना था, लेकिन उसने क्या किया, उसको फैक्टर कर दिया, 585 को फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर दिया, और वो प्राप्त किया 5 और 9 और 13। जब वह 5 से भाग देता है तो 4 शेषफल प्राप्त करता है, और 9 से भाग देता है तो वह 8 शेषफल प्राप्त करता है, और 13 से भाग देता है तो वह 12 शेषफल प्राप्त करता है। यदि वह इस संख्या को x को, वो संख्या कौन सी है, x, अगर वह x को 585 से ही सीधा भाग देता बिना गुणनखंड किए तो शेषफल क्या प्राप्त होता। तो दोस्तों हमें पहले तो वह संख्या ही नहीं ज्ञात है, तो हम पहले उस संख्या को ज्ञात करेंगे। मान लिया कि वो संख्या x होगी, जिसे वह 5, 9 और 13 से भाग देता है। जब उसने 5 से भाग दिया तो शेषफल 4 प्राप्त किया, 9 से भाग दिया तो शेषफल 8 प्राप्त किया, 13 से भाग दिया तो शेषफल 12 प्राप्त किया। अब पहले हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं। माना कि जब 13 से भाग दिया 12 शेषफल बचा, तो वो संख्या क्या होगी, 13 एकन 13, 13 एकन 13 और 13 और 12 25। अब इसे भाग दिया होगा तो 25 नम्मा 225 और 8 233। जब उसने इस 233 को भाग दिया तो उसने शेषफल क्या प्राप्त किया, अब 5 से भाग दिया तो शेषफल 4 प्राप्त किया। तो वो संख्या क्या होगी, तो 5 × 15, 5 × 15 और 1 16 और 5 × 10, 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 5 × 10 और 1 11, 1165 और 4 1169। यानी कि वह संख्या क्या है, 1169। अब उसने बोला है कि यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता, 1169 को, अगर वह 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। तो 585 एक ना 585 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया तो 8 और 10 में से 5 गया तो 5, यानी शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 584। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 584 होगा। ठीक है दोस्तों, अब नया टाइप का सवाल बताते हैं आपको कि नया टाइप का सवाल कौन सा होगा, कैसा होता है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे संख्याओं का गुणनफल और भागफल के प्रभाव। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये 2 तरह के प्रभाव होते हैं, गुणा और भाग। पहले गुणा ही समझाते हैं दोस्तों। सम इंटू सम हमेशा सम ही होगा, और सम इंटू विषम हमेशा सम ही होगा। ठीक है दोस्तों, विषम इंटू विषम हमेशा विषम ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं प्लस के लिए। दोस्तों सम
प्लस विषम हमेशा विषम ही होगा। विषम प्लस विषम हमेशा सम होगा। सम प्लस सम हमेशा सम प्राप्त होगा। और भाग के लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, सम संख्या केवल सम संख्या को ही विभाजित करेगी, लेकिन विषम संख्या सम संख्या को विभाजित करेगी। तथा विषम संख्या को भी अब दोस्तों माइनस वाला प्रभाव, घटाव वाली सम माइनस विषम अगर हम सम में से विषम घटाएंगे तो हमें विषम ही प्राप्त होगा। और विषम में से अगर हम विषम में से हम सम घटाएंगे तो भी हमको विषम ही प्राप्त होगा। लेकिन सम माइनस सम जो होगा वो सम होगा, और विषम माइनस विषम वो भी हमारा सम होगा। ये संख्याओं पर प्रभाव होते हैं। दोस्तों ये चारों प्रभाव होते हैं। जब दो सम संख्या गुणा करेंगी तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। जब दो संख्या एक सम और एक विषम गुणा करेंगी तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन जब विषम और विषम आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो हमको वे विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है जोड़ में, जब सम और विषम का जोड़ करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जब विषम और विषम का जोड़ करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। जब हम सम और सम का जोड़ करेंगे तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। अगला होता है हमारा भाग का नियम। सम संख्या केवल सम संख्या में ही भाग देती है और विषम को वह शेष वर्ग के रूप में छोड़ देती है। विषम संख्या सम संख्या को भाग दे देती है और विषम संख्या को भाग दे देती है, और शेष वर्ग के रूप में सम भी बच सकता है और विषम भी बच सकता है। घटाव का नियम क्या होता है, अगर हम किसी सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम विषम संख्या में से किसी सम संख्या को घटाएंगे फिर भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन जब हम सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या के रूप में ही एक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन हम विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तब भी हमें वह एक सम संख्या के रूप में
प्राप्त होगी। अब मैं आपको इसे वेरीफाई कराता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको 4 एक सम संख्या है और 6 भी एक सम संख्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 जो कि एक सम संख्या है। एक सम संख्या मैंने 4 लिया, एक विषम संख्या मैंने 9 लिया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा जो कि एक सम संख्या है। अगर मैं 2 संख्याएं विषम लेता हूँ, मान लीजिए मैंने, सॉरी इसमें थोड़ा गलती हुई है, ठीक है दोस्तों। एक संख्या मैंने सम ली, कोई गलती, ठीक है, वो एक संख्या मैंने सम ली, एक विषम ली, ठीक है, तो हमें समय प्राप्त होगा। लेकिन हम विषम और विषम ही लेंगे तो हमें संख्या विषम प्राप्त होगी। जैसे मैंने संख्या एक विषम 5 ली, एक संख्या मैंने 7 ली और मुझे क्या प्राप्त हुआ 35 जो कि एक विषम संख्या है। दोस्तों 2 सम संख्या का गुणनफल हमेशा सम ही प्राप्त होता है, 2 विषम संख्या का गुणनफल हमेशा विषम प्राप्त होता है। एक संख्या सम हो एक संख्या विषम हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम ही प्राप्त होता है। अब हम इसे वेरीफाई कराते हैं। सम प्लस विषम हमेशा विषम होता है। मैं सम संख्या 4 ली और विषम संख्या 9 ली, हमें क्या प्राप्त हुआ 13। 13 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। एक संख्या विषम और दूसरी विषम, यानी 2 विषम संख्या का सम एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने एक 5 ली, एक 9 ली, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 14। तो 14 क्या है? एक सम संख्या है। 2 सम संख्या का योग भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने 4 ली प्लस मैंने 6 ली, हमें क्या प्राप्त हुआ 10 जो कि एक सम संख्या है। अब मैंने आपको बताया सम संख्या को केवल सम संख्या से ही भाग दिया जा सकता है और शेषफल के रूप में हमेशा जो विषम संख्या होगी वही शेषफल बचेगी, सम संख्या शेषफल नहीं बचती है। अब दोस्तों किसी भी विषम संख्या को सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल के रूप में विषम संख्या भी बच सकती है और सम संख्या भी बच सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताया मैंने घटाव के नियम में, अगर एक संख्या घटाव है, यदि पहली संख्या सम है और दूसरी संख्या विषम है, मान लीजिए पहली संख्या हमारी सम होती है 8 ले ली मैंने और दूसरी संख्या मैंने विषम ले ली 7, तो हमें हमेशा क्या प्राप्त हुआ 1, और जो कि एक क्या संख्या है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या में से मैं सम संख्या को घटाऊँगा, विषम संख्या हमारी 9 हुई, उसमें से मैं सम संख्या 4 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ 5 जो कि एक विषम संख्या है। अगर मैं सम संख्या में से सम संख्या जोड़ूंगा, वही सम संख्या में से सम संख्या घटाऊंगा तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैंने 8 में से 6 घटाया तो 2 जो कि एक सम संख्या है। मैं अगर विषम संख्या में से विषम संख्या भी घटाऊंगा तब भी हमें एक संख्या सम संख्या ही प्राप्त होगी। मान लीजिए कि पहली विषम संख्या 9 है और दूसरी विषम संख्या 3 है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 6 जो कि एक सम संख्या है। यही हमारी संख्याओं पर संख्याओं के प्रभाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताएंगे हम आपको बॉडामास। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका बॉडामास। जिसे हम हिंदी में को का भागु जोग भी बोल देते हैं। बी पर होता है ब्रैकेट, ओ पर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, दोस्तों हम जब भी सवाल हल करते हैं तो हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं, इस सीक्वेंस में चलते हैं। और ब्रैकेट वाला सबसे पहले हम बार हल करेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे, पहले बार हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं कोष्ठक। दूसरा होता है का का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
अगला होता है डिवाइड, जिसे बोलते हैं हम भाग। अगला होता है मल्टीप्लाई, जिसे बोले हम गुणा। अगला होता है प्लस, जिसे बोले हम जोड़। जिससे अगला होता है घटाव, जिसे बोलेंगे हम। तो इनसे मिलके जो बना होता है को का भागु जोड़, इसे ही बोलते हैं हम को का भागु जोड़। जब भी हम ऐसे सवाल आते हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे आपको सवाल दिया जाएगा ये सवाल मान लो आपको मैंने दे दिया। तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम कोष्टक। तो कोष्टक इसमें 1 2 3 4 कोष्टक दिए हैं। तो सबसे पहले हम किस कोष्टक का रखेंगे, हम बार वाले को। 19 प्लस 4 का यूँ ही रखना है, माइनस 2 का यूँ ही रखना है, गुणा बार वाला। 5 में से 4 गए तो 1 प्लस के 2। अब उसके बाद आएगा हमारा छोटा वाला कोष्टक। दो गुणा 2 और 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा अपना मझला कोष्टक। उसके बाद आएगा अपना बड़ा कोष्टक। 4 में से माइनस 6 गए तो माइनस का 2, ये बचा अपना 17। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को इस सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक होगा दोस्तों इकाई अंक निकालना। दोस्तों इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या की जो अंतिम संख्या होती है उसे हम इकाई अंक कहते हैं, जिनके भिन्न भिन्न रूल होते हैं। जैसे आपको जब गुणा में दिया है वो, तो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, यदि किसी सवाल में एक पद का इकाई अंक सम हो और अन्य एक पद का इकाई अंक 5 हो, तो उस सवाल में इकाई अंक 0 होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ सवाल का। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 435 गुणा 243 गुणा 525 714
गुणा 241। जहाँ दोस्तों किसी एक पद का इकाई अंक 5 आ गया और कोई अन्य पद का इकाई अंक 4 गया, तो उसकी जो इकाई अंक होता है वह शून्य नहीं रहता है। आप इसे रट लीजिए। जैसे देखो 4 5 3 15, यहाँ तक फिर 15 का इकाई अंक 5 हुआ, फिर 5 25, 25 का इकाई अंक 5 हुआ और 5 चौक 20। अब इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। और 0 को किसी भी पद में मल्टीप्लाई करने पर वह पूरी संख्या को ही 0 कर देता है। इसी कारण 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम होता है इसका, किसी भी एक पद का इकाई अंक शून्य होने पर वह संख्या भी वह सवाल का इकाई अंक या ये पर उस सवाल का इकाई अंक शून्य होगा। दोस्तों यहाँ एक इकाई अंक शून्य आ गया और शून्य से किसी पद में गुणा करने पर वह सभी को शून्य कर देगा। तो यहाँ शून्य कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तीसरा होता है आपको, यदि सवाल में 5 दिया हो, सवाल में एक पद का इकाई अंक 5 दिया हो तथा किसी और सभी पदों के इकाई अंक विषम हो, सब ना हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, 27, 25, 23, 237, 315, 541, 239। तो दोस्तों इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 7 पन्ना 35, 35 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 5 1 5 और 5 इकाई अंक कितना हुआ? 5। इकाई अंक निकालने में हमें फालतू संख्याओं का यूज नहीं करना है, केवल हमको इकाई अंक का ही प्रयोग करना है। 256 में हमें 25 से कोई मतलब नहीं है, केवल 6 को लीजिए। 32 का कोई मतलब नहीं, 4 को लीजिए। 51 का कोई मतलब नहीं, 5 को लीजिए। जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया है, इसे हम 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2 9, इसे यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। 7 पन्ना 35, 5 3 15, 7 पन्ना 35, 35 का फिर इकाई अंक लेंगे तो 5 होगा, 5 3 15, 15 का इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा, 5 7
35 इकाई अंक पे 5 हुआ, पचम 25, 25 का इकाई अंक 5 हुआ, 5 5 का इकाई अंक परम 45। ठीक है दोस्तों, हमें मात्र इकाई अंक से ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, और कैसा भी सवाल पूछा जाए तो ये नॉर्मल तरीका होता है, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले तरीका जो होता है इसी में वो होता है पावर वाला। ठीक है, अब घातांक वाला क्या होता है? घातांक वाले में कई नियम होते हैं। पहला होता है 0, 1, 5, 6। इकाई अंक होने पर घात कितनी भी हो, इकाई अंक अपवर्तित रहता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 235 की पावर 45 का इकाई अंक क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इकाई अंक कितना है, 5। तो पावर कितनी भी हो, पावर से मतलब नहीं होता है, केवल 5 का इकाई अंक 5 होगा। वैसे ही इसका होता है 441 की पावर 235 इकाई अंक 5 होगा। 240 की पावर 49 इकाई अंक 0 होगा। 56 की पावर 27 इकाई अंक 6 ही होगा। एक होता है 9 का रूल। इकाई अंक नौ होने पर इकाई अंक 9। जब भी इकाई अंक 9 होगा तो इसकी पावर या सम होगी या विषम होगी। जब भी पावर सम होगी तो हमेशा इकाई अंक 1 होगा। अगर पावर विषम होगी तो इकाई अंक 9 होगा। एक होता है आपका 4 का नियम। इकाई अंक 4 हो तो इसकी पावर या सम होगी या विषम होगी। अगर सम पावर होगी तो इकाई अंक 6 होगा और विषम होगी तो इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला आगे कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों।